स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में लेखांकन कैसे बनाया जाता है पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 खाते बनाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है। पहला क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जिसे हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहते हैं, जो कि क्या है आपको बता दिया गया और इसकी विशेषता भी बता दी गई है। दूसरा जो हम लोग खाता बनाते हैं उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आय व्यय खाता। आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, लेकिन आज हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। और तीसरा जो खाता होता है उसे हम लोग कहते हैं आर्थिक चिट्ठा, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस शीट। तो ये 3 खाते बनाए जाते हैं, आप जानते हैं, जिसमें प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है और इसकी विशेषताएं आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले आय एवं व्यय खाता। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप प्राप्ति एवं भुगतान खाता किसे कहते हैं और इसकी विशेषता अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आय और व्यय खाता आप तुरंत समझ जाएंगे और इसे याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको स्वतः पढ़ाते पढ़ाते ही याद हो जाएगा। ये मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि बाबू प्राप्ति एवं भुगतान खाते अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आय एवं व्यय खाता क्या है। लेकिन इसको समझाने के लिए हम प्राप्ति एवं भुगतान खाते की जो परिभाषा मैंने आपको पहले लिखा दिया था उसी की सहायता लेते हैं, ताकि इसे समझने में बहुत ही आसान हो जाए। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाते। देखिए ये परिभाषा मैंने आपको लिखा दिया था। तो यहाँ पर लिखा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का प्रथम चरण है। अब इसी को चेंज कर देना है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की जगह में क्या हो जाएगा कि आय एवं व्यय खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का क्या हो जाएगा? द्वितीय चरण है। स्पष्ट समझ में आ गया? जो एक वास्तविक खाता रियल अकाउंट है, जबकि हम लोग आय और व्यय क्या है? अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। तो इससे हमको पढ़ने से फायदा क्या होगा कि ये अगर याद है तो अगला भी याद हो गया, और दोनों में क्या अंतर है यही इस चैप्टर का आधार है, जिसको हमको समझना है। तो यहाँ से हम दोनों के अंतर भी समझ में आ रहा है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का प्रथम चरण है, और आय एवं व्यय खाता क्या हो जाएगा? गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले खाते का द्वितीय चरण हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट यानी कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते बनाते हैं, और फिर इसी की सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है, इसलिए वह द्वितीय चरण कहलाएगा, ठीक है। अब बोला गया कि जो एक वास्तविक खाता यानी कि रियल अकाउंट है, ओके, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि यह एक अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट होगा। फिर है इसके अंतर्गत पूंजी एवं आयगत दोनों तरह के मदे लिखे जाते हैं, लेकिन जब हम आय एवं व्यय खाते बनाएंगे तो उसमें केवल और केवल आयगत मदों को ही शामिल किया जाएगा। यही अंतर है जो कि हमें समझना है, और ये चीज़ जब हम समझ में आ जाएगा तो सवाल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 3 अंतर आप जाने, फिर से मैं रिपीट कर दूं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का कौन सा चरण है? प्रथम, ये हमें याद हो गया। अब आ जाते आय एवं व्यय खाता। तो आय एवं व्यय खाता कौन सा चरण हो जाएगा? द्वितीय चरण। प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। लेकिन आय और व्यय खाता जो हम पढ़ने वाले वो कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। दूसरा, प्राप्ति एवं भुगतान खाते के अंतर्गत हम पूंजीगत एवं आयगत दोनों तरह के मदे लिखते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं आय एवं व्यय खाता, जिसमें केवल आयगत मदों को ही शामिल किया जाएगा। फिर यह रोकड़ खाते के जैसा होता है, जबकि आय एवं व्यय खाता रोकड़ खाते के जैसा नहीं होता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। ये रोकड़ खाते के जैसा होता है, जबकि आय एवं व्यय खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। और फिर इसके 2 पक्ष होते हैं, प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष। तो उसमें हो जाएगा आय पक्ष एवं व्यय पक्ष। चलिए अब इसी के आधार पर हम लिखने वाले हैं आय एवं व्यय खाता क्या है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, पहला प्रश्न होगा कि आय एवं व्यय, इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? आय एवं व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? तो आप इसका आंसर लिखोगे कि आय एवं व्यय खाता गैर व्यापारिक संगठन के लेखांकन का द्वितीय चरण है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं कहूँ कि आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान खाते में अंतर क्या है, तो भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता गैर व्यापारिक संगठन में बनाए जाने वाले लेखांकन का प्रथम चरण है। और यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे कि आय एवं व्यय खाता गैर व्यापारिक संगठन के लेखांकन का द्वितीय चरण है। अब यहाँ पर आ गया कि जो एक वास्तविक खाता है, तो यहाँ पर कौन क्या हो जाएगा, या अवास्तविक खाता। जो अवास्तविक खाता है, और अवास्तविक खाता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉमिनल, NOMINAL, नॉमिनल अकाउंट कहते हैं, जो अवास्तविक खाता है। फिर यहाँ पर क्या लिखे हैं कि इसके अंतर्गत पूंजीगत एवं आयगत दोनों तरह के मदे लिखे जाते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंतर्गत केवल आयगत मतों को शामिल किया जाता है। आयगत मदों को शामिल किया जाता है। फिर हम लोग लिखें कि यह रोकड़ खाते के जैसा होता है, तो यहाँ पर लिखाएगा कि यह लाभ हानि खाता, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। क्लियर है? फिर यहाँ पर लिखा है कि इसके दो पक्ष होते हैं। ठीक है, दो पक्ष होते हैं, प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष। लेकिन यहाँ पर लिखाएगा कि इसके भी दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। लेकिन पहला पक्ष क्या हो जाएगा कि हालांकि नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन पहला एक्सपेंडिचर साइड होता है, पहला एक्सपेंडिचर साइड, और दूसरा हो जाएगा इनकम साइड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि आय एवं व्यय खाता। अब आपसे पूछा जाए कि आय एवं व्यय खाता क्या है, अब आसानी से कह सकते हो कि आय एवं व्यय खाता गैर व्यापारिक संगठन के लेखांकन का द्वितीय चरण है, जो अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। इसके अंतर्गत केवल आयगत मदों को ही शामिल किया जाता है, और यह लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। और इसके दो पक्ष होते हैं, एक्सपेंडिचर साइड और दूसरा इनकम साइड। अब यहाँ देखना है कि एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखा जाता है, तो नाम ही है एक्सपेंडिचर साइड, और एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं व्यय पक्ष। तो नाम ही है व्यय, तो इसके अंतर्गत केवल व्यय लिखा जाएगा। लेकिन कौन सा व्यय, तो आपको मालूम है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते में पूंजीगत एवं आयगत दोनों तरह के मदे होते हैं ना, पूंजीगत एवं आयगत दोनों तरह के मदे होते हैं, लेकिन इसमें केवल आयगत मदे होंगे। तो लिखा जाएगा कि इसके अंतर्गत केवल आयगत खर्चों को लिखा जाता है। इसके अंतर्गत केवल आयगत खर्चों को लिखा जाएगा। अगर पूंजीगत खर्च होगा तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, जो कि केवल वर्तमान वर्ष से संबंधित होता है। और मैंने आपको यहाँ कहा था कि इसमें कोई भी वर्ष से संबंधित हो, इसमें हम लोग शामिल करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें केवल वर्तमान वर्ष से संबंधित लेन देन ही होंगे,
और कौन सा होगा, केवल आयगत मद होंगे। एक्सपेंडिचर के बाद अब आ जाएगा आय पक्ष, आय पक्ष जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम साइड। तो यहां पर लिखाएगा कि इसके अंतर्गत केवल आयगत, यहां पर खर्च हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा, आमदनी, आयगत आय को शामिल किया जाता है, जो कि केवल वर्तमान वर्ष से संबंधित होता है। अब मैं प्यारे स्टूडेंट यहाँ तक पूर्ण रूपेण उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार दोहरा दूँ कि आय एवं व्यय खाता क्या है। जवाब है कि आय एवं व्यय खाता गैर व्यापारिक संगठन के लेखांकन का द्वितीय चरण है, जो कि अवास्तविक खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। इसके अंतर्गत केवल आयगत मदों को शामिल किया जाता है और यह लाभ हानि खाता यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, एक्सपेंडिचर साइड और दूसरा इनकम साइड। नाम ही एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, तो इसके अंतर्गत केवल आयगत खर्चों को लिखा जाता है जो कि केवल वर्तमान वर्ष से संबंधित होगा। और आय पक्ष में इसके अंतर्गत केवल आयगत आय, नाम ही है इनकम, यानी इनकम को लिखा जाएगा जो कि केवल वर्तमान वर्ष से संबंधित होगा। अब यह बनाया कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख दूँ कि इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर इसके जो है सो दो पक्ष हो जाएंगे। ठीक है, पहला पक्ष नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, लेकिन पहले हम लोग एक्सपेंडिचर को लिखते हैं क्योंकि प्यारे स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, और खर्च का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो इधर एक्सपेंडिचर लिखाएगा डेबिट, और फिर दूसरा तरफ हो जाएगा इनकम, और इनकम की तरफ क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो इधर अमाउंट हो जाएगा और इधर अमाउंट। अब इसमें सभी तरह के व्यय लिखे जाएंगे और इधर सभी तरह के आय लिखे जाएंगे, लेकिन कौन सा व्यय लिखा जाएगा, तो केवल आयगत प्रकृति के। पूंजीगत प्रकृति का होगा तो वो इसमें नहीं आएगा, केवल आयगत प्रकृति का। और यहाँ आय लिखा जाएगा, लेकिन कौन से प्रकृति के होंगे, केवल आयगत प्रकृति के होने चाहिए। पूंजीगत होगा तो इसमें शामिल नहीं होगा, बस यही चीज़ समझना है। जबकि हम लोग बताए थे कि प्राप्ति एवं भुगतान में क्या लिखे थे कि प्राप्ति चाहे पूंजीगत हो चाहे आयगत हो, प्राप्त हो रहा है तो इधर, और खर्च हो रहा है जा रहा है तो इधर। लेकिन इसमें यही चीज़ समझना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल व्यय लिखना है, कौन सी व्यय, आयगत प्रकृति का, और इधर आय लिखना है कौन सी, आयगत प्रकृति का। अगर पूंजीगत है तो इसमें शामिल नहीं करना है, और इसमें जो भी व्यय है वह केवल क्या होना चाहिए, वर्तमान वर्ष से संबंधित होना चाहिए, और इधर भी हो जाएगा वर्तमान वर्ष से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया। कल से जो है कोचिंग खुल रही है ना, आप सभी कोचिंग कल से आ सकते हैं। आप लोगों का जो समय होगा वो 9 बजे से होगा। ठीक है, कल 25 तारीख है और कल ही मैंने सूचना दे दिया था कि 25 तारीख से सुबह 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कल आप सभी कल 9 बजे से कोचिंग आएंगे, और कल से अब ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, और कल से 9 बजे से कोचिंग में आकर के क्लासेस होगी। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ विशेष जानकारी कुछ लेनी है तो आप मुझ पर कॉल कर लीजिएगा, फिर कॉल करके मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही।